वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान तरीका में, द ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो आ गए हम आपके पास लूसेंट जीके, जी हाँ, जनरल अवेयरनेस की दूसरी क्लासेस के साथ। इस सेकंड पार्ट में हम नए 10 क्वेश्चन के साथ आए हैं। उससे आगे की जहाँ तक हमने कवर किया था उससे आगे की थ्योरी को हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में लेकर आए हैं आपके लिए, और कवर करेंगे हम अगले पार्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 11वां क्वेश्चन, हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में, मतलब सबसे ज़्यादा वो किस वस्तु का उत्पादन करते थे? मुद्राएं का उत्पादन, कांसे के औजार बनाते थे, कपास उगाते थे, या फिर जौ उगाते थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कपास। जी हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्वप्रथम हड़प्पा वासी कपास की खेती की शुरुआत की थी। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्रोडक्शन करते थे? तो वो लोग सबसे ज़्यादा कपास का प्रोडक्शन करते थे, याद रहेगा ये। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? इन विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी कनिंघम, और ऑप्शन डी है दयाराम साहनी। एक नाम जो आपको अभी बिल्कुल याद आना चाहिए, रिकॉल हो जाना चाहिए, वो नाम क्या है? दयाराम साहनी। हमने आपको बताया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर देख लीजिए आप। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था, ठीक है। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वह दयाराम साहनी को इसका खोजकर्ता माना गया। किसको इसका खोजकर्ता माना गया? तो हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता दयाराम साहनी को माना गया। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। तो एक ट्रिक है आपके लिए कि हड़प्पा सभ्यता में जब भी बंदरगाह की बात हो ना, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह था वो था लोथल का बंदरगाह, ठीक है। तो बहुत सारे वहाँ पर चीज़ें हुई थी, तो इसका भी सही ऑप्शन जो है वो है लोथल, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ पे देखते हैं, लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें का प्रयोग साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें, ईंटों पर क्या हुआ? नक्काशियाँ की हुई थी, वो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से मिले अन्नागार शायद सैंग सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े अन्नागार बनाए जाते थे। अन्नागार कहते हैं हम लोग जहाँ पर हम लोग अनाज को स्टोर करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो वो इतनी ज़्यादा में वो प्रोडक्शन कर रहे थे, उन्हें स्टोर करके भी रखते थे। वो इमारत कहाँ पाई गई है? तो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो को मिले का मिला स्नानघर एक प्रमुख स्मारक है जो 11.88 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा है, ठीक है। ये एग्जैक्टली नहीं पूछते, फिर भी आप इनको याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो में क्या थे? तो स्नानागार एक प्रमुख स्मारक था, ठीक है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से मिले। अग्निकुंड कहाँ पे मिले हैं? लोथल से और कालीबंग से। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। किस किस चीज़ का? बैलगाड़ी का और भैंसा गाड़ी का ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि व्हील की वो खोज कर चुके थे, ठीक है ना। पशुओं में कुबड़ वाला सांड, पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था। वो किन की पूजा करते थे? तो कुबड़ वाले सांड की, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यह खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चनहुद्री, और ऑप्शन डी लोथल। लोथल फिर से आया यहाँ पर, और इसका सही जवाब भी लोथल ही है। बहुत इंपॉर्टेंट था, लोथल में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है ना। तो देखते हैं हम अब इसके एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ पे दिया, लोथल की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। लोथल की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोगों को क्या आता था? मेजरमेंट करना आता था, उन्हें मापना और तौलना आता था। सिंधु घाटी तौल के लिए अनेक प्रकार के बाटों एवं मापों से परिचित थे। उन्हें अनेक प्रकार के बाटों और मापों से परिचित थे। तौलने की तराजू भी खुदाई में प्राप्त हुई है। तो हम लोगों ने जब खुदाई की है, मतलब जो हमारे साइंटिस्टों ने, जोलॉजिकल साइंटिस्ट ने खुदाई की है, तो उनको क्या मिला है? तौलने की तराजू प्राप्त हुई है। सर्राफों तथा जौहरियों के काम में आने वाले छोटे बाट भी मिले हैं, यानी फिर जो जौहरी थे वो जिसका यूज़ करते थे छोटे छोटे बाट का, वो भी मिले हैं, जो स्लेट और पत्थर के होते थे। तो उनका बाट मेनली किस चीज़ का होता था? जो कि पत्थरों के होते थे।
सबसे छोटे वाट का वजन कितना है? 13.64 ग्राम के बराबर। बस ये जानकारी के लिए मतलब सुन ले, बस इन्हें याद नहीं करना है, ठीक है ना। सबसे बड़े वाट कितने थे? 6 से 40 गुना अधिक था। पत्थर की ऐसी भारी वाट भी प्राप्त है जिन्हें लकड़ी या रस्सी की मदद से उठाया जाता था, ठीक है। अनेक बातों से ये प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी से भी व्यापार करते थे। इन बाटों की तौल के अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि का भेद था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इन बाटों की तौल में अनुपात जो है इतना का भेद था। संख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि 16 इकाई वाली बाट सबसे ज़्यादा प्रयोग होते थे। सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन से वाले बाट होते थे? तो 16 इकाई वाले। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा किस इकाई वाले बाट का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 इकाई। मोहनजोदड़ो में सीपी का 1 फुट माप पट्टी मिला है। इसमें 9 बराबर बराबर के निशान बने हुए हैं। इसके दो निशानों के मध्य अंतर के निशान बने हुए थे। इसके दो निशानों के मध्य का अंतर 0.264 इंच के बराबर है। इसी तरह हड़प्पा नगर की खुदाई में कांसी की एक माप पट्टी मिली है जिस पर नापने के अनेक चिन्ह लगे हुए हैं। प्रत्येक विभाग की लंबाई 0.376 इंच है। विद्वानों ने दोनों फुट के आधार पर अनुमान लगाया कि हड़प्पा में 13.2 इंच का लंबा फुट काम में लाया जाता था। हड़प्पा में ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी चाहिए कि हड़प्पा में 13.2 इंच का लंबा फुट काम में लाया जाता था, ठीक है ना। यह एक अन्य मापिका का प्रयोग होता था जिसकी लंबाई 20.44 इंच थी। इन फुटों का विभिन्न चीज़ों जैसे भूमि की माप, मकानों की लंबाई, ऊंचाई आदि जानने के लिए प्रयोग किया जाता था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त? ऑप्शन ए है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ पे दिया हुआ है, हड़प्पाकालीन समाज मुख्यतः 4 वर्गों में विभक्त था। हड़प्पाकालीन समाज मुख्यतः 4 वर्गों में विभक्त। वो थे, पहला विद्वान, दूसरे योद्धा, तीसरे व्यापारी और चौथे श्रमिक। यही 4 वहाँ पर डिवीज़न था, यही 4 में उनका डिवीज़न हुआ था, ठीक है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ये तो आपको इजीली आता होगा। ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सभी को आता होगा, वो है ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रारंभिक नगरों की खोजों में से एक समान बात थी, यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता किसके किनारे बसी? तो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, जिस कारण सर जॉन मार्शल के तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक, जिन्होंने इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा। पहली लेक्चर में पहला पार्ट जो मैंने लिया था उसमें मैंने बताया था कि सिंधु घाटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किन्होंने किया था तो वो थे सर जॉन मार्शल ने। सबसे पहले किन्होंने किया था? तो सर जॉन मार्शल ने। जब उन्होंने देखा कि ये जो सभ्यता थी सिंधु नदी के किनारे बसी थी, तो उनकी टीम ने, उनके सर्वेक्षण विभाग की टीम ने इसे क्या नाम दिया? तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जैसे जैसे समय बढ़ता गया उनकी खोजों का दायरा भी बढ़ता गया। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मतलब टाइम बढ़ता गया और उन्होंने क्या किया? दायरा बढ़ाते गए अपनी खोज का। तो पता लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा मेरठ में हिंडन नदी के किनारे बसा आलमगीरपुर था, जहाँ पर सिंधु नदी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि इस प्राचीन सभ्यता को पहले खुदाई पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गुमरी जिले में अवस्थित हड़प्पा में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, जिस कारण इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता कहा गया, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला स्टेटमेंट है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा स्टेटमेंट, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा स्टेटमेंट है कि वे युद्ध में घोड़ा द्वारा नीचे खींचे जाने वाली रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों का चुनिए। तो हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है? ऑप्शन एक है केवल 2 होगा, 1 और 2 दोनों होगा, 1, 2, 3 दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है हमारे। तो ऑप्शन है उन्हें विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाली रथों का प्रयोग करते थे। क्या होगा, पहला सही है, 1 और 2 वो दोनों सही है, या फिर 1 2 3 तीनों सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए, केवल 2। जी हाँ, सिर्फ वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे, लेकिन उस समय उन्हें रुद्र के नाम से जाना जाता था। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में भगवान शिव को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रुद्र। तो एक ही क्वेश्चन में हम कई सारे क्वेश्चन आपको बताते जाएंगे, आपको वो दिमाग में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान शिव को पूजा करते थे उन्हें, लेकिन उस समय उन्हें रुद्र के नाम से जाना जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय भगवान शिव को किस नाम से जाना जाता था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रुद्र। ठीक है, अब चलते हैं आगे, जो कि वैदिक समतुल है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की अति प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। एक बार फिर से विदेश करा दूं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे वे प्रकृति प्रेमी होते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो क्या थे, प्रकृति प्रेमी होते थे, मतलब प्रकृति की उपासना करते थे, लेकिन आराध्य देवता के रूप में भगवान पशुपतिनाथ जिन्हें हम रुद्र का क्या भगवान शिव की पर्यायवाची भी कह सकते हैं, उनकी उपासना क्या, अति प्राचीन काल से सिंधु घाटी सभ्यता में भगवान शिव को अपना आराध्य मानने की परंपरा चली आई और सम्मान भी मिले हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष, बहुत इजी क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, ए 1935, बी 1942, सी 1901, डी 1921। करेक्ट ऑप्शन है बिना किसी कन्फ्यूज़न के 1921। मैंने ये पहली क्लास में ही बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, चार्ल्स मेसन ने 1842 में पहली बार हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। इसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की आधिकारिक खोज की थी। आधिकारिक खोज किसने की थी, 1921 में दयाराम साहनी ने। तथा इसमें से एक अन्य पुरातत्वविद माधव स्वरूपवत्स ने उनका सहयोग किया था। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, ठीक है ना, कौन सी उक्ति सही है। तो हमारे ऑप्शन है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे, लेकिन उस समय उन्हें रुद्र के नाम से जाना जाता था, जो कि वैदिक समतुल है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की अति प्राचीन एक है। एक बार फिर ये करा दो कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हुआ करते हुए प्रकृति प्रेमी होते थे। ये हमारा पिछली स्लाइड का ही है, ठीक है ना, मतलब प्रकृति की उपासना करते थे, लेकिन आराध्य देवता के रूप में भगवान पशुपतिनाथ, जिन्हें हम रुद्र भगवान शिव का पर्यायवाची भी कह सकते हैं, उपासना किया। अति प्राचीन काल से सिंधु घाटी सभ्यता में भगवान शिव को अपना आराध्य मानने की परंपरा चली है और सम्मान भी मिले हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, या फिर जाति आधारित। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उचित समतावादी। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। तो देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन, हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में बटा हुआ था। ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले बनाया था कि हड़प्पा कालीन समाज किन किन वर्ग में बटा हुआ, वो क्या थे, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तथा इस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय व्यापार हुआ करता था। ये लोग कपास की खेती के बारे में भी भली भांति जानते थे, तथा ये लोग मुद्राओं का निर्माण करने के लिए टेराकोटा का प्रयोग करते थे। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि हड़प्पा काल के जो लोग थे वे मुद्रा का निर्माण करने किसका उपयोग का प्रयोग करते थे, तो टेराकोटा का प्रयोग करते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उचित समतावादी सामाजिक पद्धति पर आधारित थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पर आधारित थे, उचित समतावादी सामाजिक पद्धति पर आधारित थे। तो आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, अगर आपको इस क्लास से थोड़ी सी भी वैल्यू मिल रही है, तो लाइक करें हमारे वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें बताएं हमारी क्लास के बारे में। कमेंट कर बताएं जो भी आप फीडबैक देना चाहिए, या फिर जो भी आप आइडिया देना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो वो हमसे पूछें,
और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ और सीखते रहे हमारे साथ बिल्कुल आसान तरीके से। थैंक यू सो मच।